Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. 71-year-old advocate alleged through a suit at Chief Justice of India B.R. Gavai during proceeding inside the Supreme Court Monday morning. राकेश किशोर जो क्लेम करते हैं क्वेश्चनिंग कि वो अनहैप्पी थे सीजीआई के द्वारा रिमार्क की गई रीसेंट हियरिंग अपील में, जिन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु आइडल एट द खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश, अलग अलग पार्टीज और प्राइम मिनिस्टर द्वारा उसे अटैक ऑन डेमोक्रेसी देखा गया। कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जो कि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है या फिर रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, डिग्निटी और सेंटिटी जो कि जुडिशरी की है, रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है, उन बेसिस के ऊपर इस तरह के जो सिनेरियो है या फिर इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उन बिहार टू वोट इन टू फेज ऑन नवंबर 6-11, रिजल्ट नवंबर 14। रिसेंटली बिहार के अंदर स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन के बाद फर्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे, जो पहली बार 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया, उन्होंने कहा कि वोटर्स की अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी और CAPF सेंटर आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। उसके साथ साथ जो असेसमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एनहेंस करने के लिए कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की, जो देखती है कि सभी फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, इसलिए कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शंस को 2 फेजेस के अंदर। जो रनर अप पोल होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद। रिसेंटली जब हम टोटल सीट्स की बात करें बिहार के अंदर, तो 243 टोटल सीट्स है, जिसमें से रिजर्व सीट SC और ST के लिए 38 और 2 है। फर्स्ट फेज जो नवंबर 6 को 121 सीट्स में और सेकंड फेज नवंबर 11 को जो 122 सीट्स के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। आर्टिकल 339 जो रिप्रेजेंट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कर्टेल करता है जुडिशियल इंटरवेंशन को वंस द पोल प्रोसेसिंग स्टार्ट। रिसेंटली सर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो केस है, वो उसकी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, लेकिन आर्टिकल 339 जो कि कर्टेल करता है जुडिशियल राइट को, अगर किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के बेसिस के ऊपर। बिहार के अंदर जब हम लास्ट 25 ईयर्स की बात करें, तो 6 फेजेस में या फिर 5 फेजेस के अंदर अब तक इलेक्शन हुए हैं। फर्स्ट टाइम 2 फेजेस के अंदर जो कंप्लीट किए जाएंगे, जिसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिस्ट किया गया कि 17 न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो कि ईजी बनाएंगे वोटिंग के प्रोसेस को। सभी वोट जो है वेब कास्टिंग होगी वोटिंग की ऑल बूथ्स के अंदर, और जितने भी जो भी मोबाइल फ़ोन है उनको डिपॉजिट करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी वोटर्स को। जो नंबर ऑफ वोटर्स है पर पोलिंग बूथ के अंदर, वो 1200 इलेक्ट्रोल्स और लेस होंगे। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के द्वारा रीजन दिया गया कि कंडक्ट कराए जाएंगे सर के बाद जो रिमूव किए गए फॉरेन नेशंस को, नेशनल्स को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनरोलमेंट और वोटर राइट्स के अंदर रिप्रेजेंट किए गए 68.5 लाख डिलीट किए गए हैं पोल्स के अंदर जो फॉरेनर्स थे। जब हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो उनके द्वारा कहा गया कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जो डेवलप करेंगे पोल्स के अंदर हर स्टेशन के अंदर चेक करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और नीड के लिए, जो इससे पहले भी किया जा चुका है। जब हम बिहार की बात करें, तो बिहार का जो टर्न आउट है वो 56.93% था। वुमेन का जो 59.69% इंक्रीज हुआ है। मैन का जो 54.54% था। इन JNU फ्लैगशिप अराइवल समिट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी द्वारा इंडिया की अप्रोच, जो हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उनके लिए कहा गया कि गो टू ऑप्शंस इन मैनी क्राइसिस इन सब कॉन्टिनेंटल। जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है, वो नेबरहुड फर्स्ट या ब्रदरहुड की पॉलिसी हमें देखने के लिए मिलती है। बट रिसेंट टाइम में जब सिनेरियो चेंज होते हैं, उनके ऊपर कहा गया कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन को और आउटरीच करने के लिए एक्सटेंड किया जा सके, नेबरहुड को ओवरकम किया जा सके, स्ट्रेटेजिक डिमिनिशन को, जो कि पार्टीशन के टाइम कोज किया गया था, उन बेसिस के ऊपर इंडिया की गो टू ऑप्शंस इन एनी क्राइसिस सब कॉन्टिनेंटल की थ्योरी का अप्रोच, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, जो लिंक है वेस्ट के साथ, C5+ कंट्रीज, और फोकस करती है अफ्रीका इनिशिएटिव पर, जो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ वॉइस की और मल्टीलेटरलिज्म, जो कि इंडिया का
इंडिया के द्वारा अपनाया जाता है। इंडिया 3 इंटरनल ड्राइव्स के बेसिस के ऊपर, जिसमें डिमांड, डेमोग्राफी और डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो गाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी अलाइनमेंट के प्रोसेस को, आउटलाइन करता है विजन को, जो इंडिया का है कि पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं और ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पर एक्सेप्शनल टर्मिनल एरा के फॉर्म में देखा जाता है। जब हम इसराइल और गाजा की बात करें, रशिया यूक्रेन की, या फिर यूएस के द्वारा जो टैरिफ वॉर स्टार्ट की गई है उनके बेसिस के ऊपर, जहाँ वेपनाइजेशन को हर तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसलिए ज़रूरी है कि शिफ्ट किया जाए इंडिया की अप्रोच को, जो कि डिफेंसिव से प्रोएक्टिव पोस्चर की तरफ हो रही है, जो ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है विकसित भारत 2047 के लिए जो टारगेट रखा गया है। उसके साथ साथ कॉल करती है इनिशिएटिव को, पीपल आइडियाज़ को, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करती है, इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, लुकिस्ट पॉलिसी, मल्टीलैटरलिज्म और रूल बेस ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर को बेसिस के ऊपर। ऑल जल जीवन मिशन पाइपलाइन टू बी मैप्ड ऑन पीएम गति शक्ति पोर्टल। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपील किया गया कि मैप किया जाए सभी ड्रिंकिंग वाटर एसिड्स को, जो इंक्लूड करते हैं पाइपलाइन क्राइटेरिया के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। पीएम गति शक्ति जो एक के द्वारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो अंडर आता है जल शक्ति मिशन के द्वारा साइन किया गया मेमोरेंडम, जो कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो कम अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स को याद रखा जा सकता है, जो कि डेवलप करेगी पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म को, जिस बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को, और प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन ऑफ रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन ऑल ओवर कंट्री के अंदर। एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन होगा, जो रिप्रेजेंट करती है डाटा बेस डिजाइन को, मैप करेगी सर्टेन डाटा माइग्रेशन को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। और जब हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, उसके लिए जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण पोर्टल के साथ कनेक्ट करेंगे। जब जल जीवन मिशन की बात करते हैं, जो कि रूरल बेस्ड स्कीम थी, इन्वॉल्व की गई थी हर घर जल पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ जियो टैगिंग प्लेटफॉर्म और एक पर्टिकुलर डाटा ड्रिवन जो डिजिटल फोटोग्राफी और वेक्टर डाटा कैप्चरिंग जो मैपिंग प्रोसेस है, उनके माध्यम से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट ऑस्ट्रेलिया will be the first by an Indian minister since 2012। ऑस्ट्रेलियन, और जब इंडिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप, जो कि ट्रूली सिस्मिक रिप्रेजेंट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को एनहेंस करती है, स्ट्रेटेजिकल डायलॉग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग को, जिसके बेसिस के ऊपर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 पैक्ट्स को साइन किया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग को, सबमरीन रेस्क्यू को और जॉइंट स्टाफ टॉक को। और, इंडिया की जब बात करें तो इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है डिस्पेंसेबल सिक्योरिटी पार्टनर की फॉर्म में, इंडिस्पेंसेबल सिक्योरिटी पार्टनर, जो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए कीवर्ड यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। डिफेंस कोऑपरेशन डिलीवर करती है टेंजेबल एफर्ट्स को, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की बात की जाए, यूनिक अपॉर्चुनिटीज के बेसिस के ऊपर डिफेंस पार्टनरशिप में एनहेंस करती है स्ट्रेटेजिकल डायलॉग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को। इसके लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट की गई, जो कि RAAF KC-30A मल्टी रोल टैंक के बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर फर्स्ट डिफेंस ट्रेड मिशन जो आएगा, वो चेन्नई और न्यू दिल्ली के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो दिखाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टाइज को, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को, और एनहेंस करती है कोऑपरेटिव डिफेंस ऑपरेशंस को, कोलैबोरेटिव रोड मैप को, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉपरेशन को, जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप को, और एडवांस डिफेंस कॉपरेशंस को नेक्स्ट डिके के अंदर। विकसित सप्ताह 2025 हाईलाइट द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट 24 ईयर्स एंड इट्स रोड मैप टू विकसित भारत बाय 2047। गुजरात, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की डेवलपमेंट जो लास्ट 24 ईयर्स के अंदर मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के बेस के ऊपर देख सकते हैं, के साथ साथ जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास पोर्ट जो ऑटोमोबाइल हब और डिफरेंट इमर्जिंग सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स के रूप में गुजरात डेवलप हुआ है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबली जो बेसिस के ऊपर। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में
इरिगेशन नेटवर्क जो सरदार सरोवर डैम के बाद कल्टीवेट किया गया 15 मिलियन टन पर एनुअल के बेसिस के ऊपर, जो लीड करता है ऑयल सीड, कोस्टल और हैरिक ऑयल सीड, कॉटन और हॉर्टिकल्चर बेसिस के ऊपर स्टेट्स में। जब पोर्ट की बात करें, जो स्टैंड करते हैं 40% ऑल ओवर कंट्री के मैरीटाइम ट्रेड को। गुजरात जो कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जो मैसिव ऑफशोरिंग प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल बेसिस के ऊपर। फाइनेंशियल इनोवेशन के बेसिस के ऊपर देखें तो फाइनेंशियल फिनटेक गिफ्ट सिटीज गांधीनगर को इस तरह से इंटरनेशनली डेवलप किया गया ताकि इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। 500 ग्लोबल एंटिटीज जो कि ट्रांजैक्शन करती है $15 बिलियन का 25 तक। इनोवेटिव इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर, रिमोट एरियाज के अंदर ट्राइब्स तक प्रमोट किया गया। इसके साथ साथ वीक ऑफ डेवलपमेंट के रूप में गुजरात के अंदर विकसित सप्ताह को रिप्रेजेंट किया गया, जो 7 दिन डिफरेंट अलग अलग पिलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लस्टर इवेंट होगा, कम्युनिटी बेसिस के ऊपर एंगेजमेंट होगी, टिक प्रोग्राम के बेसिस के ऊपर। गुजरात को वाइब्रेंट बनाने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, जिसमें है कि की इवेंट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप के बेसिस के ऊपर प्रमोट किया गया, वो भी सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस के ऊपर, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया। गुजरात के अंदर एशिया लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट को इमर्ज किया गया। इसके साथ साथ डायमंड, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेमिनार्स को कंडक्ट कराया गया। 7 थीम बनाई गई विकसित सप्ताह के लिए, जो रिप्रेजेंट करती है पंचामृत योजना को, जिसमें एनर्जी, ऊर्जा शक्ति, वाटर जल शक्ति, नॉलेज ज्ञान शक्ति, पीपल जनशक्ति और सिक्योरिटी रक्षा शक्ति के बेसिस के ऊपर डिजाइन किया गया। यूथ एम्पावरमेंट के लिए इंक्रीज किया गया 1.2 मिलियन पीपल्स को एनुअली। गुड गवर्नेंस को शो करने के लिए टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया, जैसे ई पंचायत के द्वारा डिलीवर किया गया रिकॉर्ड्स को, लैंड्स रिकॉर्ड्स को सेवा सेतु सिटीजन्स के द्वारा, ताकि को सिक्योर किया जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप डे जो कि ट्रिब्यूनल है एमएसएमई, और जब हम वुमेन कोऑपरेटिव की बात करते हैं, वेंचर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और रूरल एंटरप्राइज में इंक्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट करता है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को, दुलेरा स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स को डिजिटल रिवॉल्यूशन डे के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। ई गवर्नेंस को, जो 14,000 विलेज पंचायत को डिजिटली अंडर ई ग्राम सर्विस के द्वारा, जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर लैंड रिकॉर्ड तक सब कुछ ऑनलाइन एक्सेसिबल कराएगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जो स्पॉटलाइट करता है विलेज को, सेल्फ रिलायंस को, और लुक फॉरवर्ड करता है जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। वाई इम्यून सिस्टम डजेंट अटैक द बॉडी। रिसेंटली 2025 में नोबल प्राइज दिए गए, जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल प्राइज जापानीज साइंटिस्ट सिमोन साकागुची और अमेरिकन साइंटिस्ट मैरी ई ब्रूनको और फेरेडिक रैमसेडे को प्रोवाइड किए गए, जो कि बताते हैं कि किस तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है और डेवलप करता है थेरेपीज को। जब हम ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात करते हैं, जब डिस्कवरी की बात करते हैं, तो 1980s के टाइम से रिसर्च की जा रही है, जो सेंटर टॉलरेंस ए प्रोसेस है, जिसमें टी सेल जो रिकॉग्नाइज करती है कि ये बॉडी को किस तरह से पोटेंशियली इम्यून करेगी और एलिमिनेट करेगी डिफरेंट डिजीज को। टाइप ऑफ वाइट सेल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि फ्लाइट ऑफ इन्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। जब हम स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल की बात करते हैं, जो प्रिवेंट करती है अदर टी सेल्स को अटैक करने में बॉडी के ऊपर, प्रीवियसली जो हाइपोथेसिस के बेस पर रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन जब हम 1995 की बात करते हैं, जिसमें साकागुची के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से जो टी सेल है वो पुलिस सेल या इसेंशियली कीप अदर टी सेल अटैक द बॉडी ऑन सेल, जो रेगुलेट करती है टी सेल को और रिप्रेजेंट करती है टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस को। इसके लिए एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि इस तरह से थाइमस जो कि ऑर्गन है जहाँ टी सेल मिच्योर होती है या फिर न्यूबॉर्न मिमिक करती है, उसके बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट किया गया कि इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ टी सेल जो कि हैविंग वीक इम्यून सिस्टम, बट सर्जरी की गई और
टुक प्लेस 3 डेज, जिसमें मिमिक की गई न्यू बॉर्न को डेवलप किया गया ऑटो इम्यून डिजीज के बेसिस के ऊपर, जो इम्यून सिस्टम को ओवरड्राइव करेगा। इसके अंदर देखा गया किस तरह से साकागुची इंजेक्ट करते हैं टी सेल को आइसोलेटेड जेनेटिक आइडेंटिकल हेल्थ मिमिक माइक करने के लिए, जो कि विदाउट थाइमस के, जिसमें मिक कर गई जो सेल है वो नोट डेवलप करती है, वो डेवलप नहीं करती ऑटोनोमस कंडीशन को, ऑटो इम्यून कंडीशन को, जो कि टी सेल जिसे पुलिस सेल के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रीजन था जो बताते हैं कि किस तरह से, जब हम देखते हैं कि टी सेल जो रिसर्चर के द्वारा किया गया कि ट्यूमर भी अट्रैक्ट कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल को, जो थेरेपी रिप्रेजेंट कीजिए प्रोटेक्ट करती है अदर टी सेल को। जब कोई कैंसर ट्यूमर लॉट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स को अट्रैक्ट करता है, कैन प्रिवेंट कर सकता है टी सेल को क्लिंग कैंसरमस सेल को, जिसकी वजह से जो हम ऑब्स्टेकल देखी जाती है कार टी सेल थेरेपी के बेसिस के ऊपर, कि किस तरह से जो सेल है वो कैंसर को इम्यून करती है पर्टिकुलर थेरेपी के बेसिस के ऊपर। राजस्थान वुमेन ब्रेक सोशल बैरियर्स थ्रू फिल्म मेकिंग। सोसाइटी जीएस पेपर 1 के बेसिस के ऊपर देखा जा सकता है किस तरह से जो राजस्थान के अजमेर में वुमेन जो कि सभी एज के द्वारा बाउंड्रीज को ब्रेक कर रही है, उनके द्वारा उसके साथ साथ महिला जन अधिकार समिति और एनजीओ के द्वारा डेडिकेटेड किया गया ताकि एम्पावर किया जा सके वुमेन्स को, और सिग्निफिकेंटली उन्हें कैमरा पकड़ाया गया, शूट की गई फिल्म को स्क्रिप्ट के बेसिस के ऊपर, कंप्यूटर रिलेटेड जो लिटरेसी है वो प्रोवाइड की गई ताकि फोकस किया जा सके डिजिटल लिटरेसी पर, अवेयरनेस पर, इनिशिएटिव पर, जेंडर इक्वलिटी पर, और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उनको कम किया जा सके। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वॉइस वुमेन्स को ताकि स्किल किया जा सके डिजिटल एज के अंदर। पीयर लेड मॉडल है जो बताता है कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ किया जाए और डिफरेंट प्रोसेस के अंदर कलेक्ट किया जाए। कलेक्टिव विक्ट्री देखी जाए तो वो जो रिप्रेजेंट करती है कि हर एज की वुमेन को पर्टिकुलर अलग अलग वर्क प्रोवाइड किए गए ताकि उन्हें स्किल किया जा सके। डेलिब्रेटिंग डेलिब्रेशन कंटिन्यू ऑन प्रपोज न्यूक्लियर बिल। फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा कहा गया था बजट स्पीच में कि गवर्नमेंट जो है इनिशिएट करेगी अमेंड करना 2 एक्ट्स को, जिसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट होगा, जो एनेक्ट करता है प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करेगा फॉरेन कंपनीज को फॉर पार्टनरशिप बिल्डिंग ऑपरेशन और न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया। करंटली जो न्यूक्लियर प्लांट्स और पावर कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर वो सिर्फ नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नाभिक विद्युत निगम और एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के द्वारा जॉइंट वेंचर अणुशक्ति विद्युत निगम के द्वारा ही कोई भी न्यूक्लियर ऑपरेशन बिल्ड किया जा सकता है या प्लांट्स को कंट्री के अंदर यूज किया जा सकता है। तो बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट की जब हम क्वेश्चन उठता है कि मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड diminishing determining if private player can conduct core research into nuclear technology still being ironing out। जो इंटरनल गवर्नमेंट कमेटीज है या फिर लॉ मिनिस्ट्री है, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं जीएस पेपर 2 के बेसिस के ऊपर गुड चांस के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जब हम अदर सिनेरियोज की बात करें जो इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील 2008 के अंदर हुई थी, जो फॉर्मली अलाउ करती है सेल करना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया को, पर बिल्ड करती है प्रोडक्टिकली चेक किया जाए, स्क्रूटनी की जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बेसिस के ऊपर, ताकि इंडिया एटॉमिक एजेंसी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज को अप्लाई करने के लिए। जब हम प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है ग्रेटर प्राइवेट पार्टनरशिप को, जिसमें ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टॉल किया जा सके 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक। दिस इज नॉट परमिट्स ओनली importing foreign research but also developed भारत भारत स्मॉल रिएक्टर्स, जो कि प्राइवेट सेक्टर के बेसिस के ऊपर 220 मेगावाट के हैवी वाटर रिएक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल फॉर डेवलपमेंट नियर इंडस्ट्रियल स्टील एल्यूमिनियम और मेटल
कोऑपरेटिव के बेसिस के ऊपर इंडिया की जो कमिटमेंट है अचीव करना 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेट करना, मीटिंग 50% ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक के लिए। Two nations aim to double trade to 13 billion by 2030. Uh, FTA with Qatar to be finalized mid 2026. Recently, इंडियन कतर मिनिस्टर के द्वारा जॉइंट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन के लिए मीटिंग की गई, जो रिप्रेजेंट करता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को जो पैक्ट है वो ऑफिशियली कहा जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो रिप्रेजेंट करता है कि डबल किया जा सके दिल्ली और दोहा का जो बायलैटरल ट्रेड है 30 बिलियन 2030 तक के लिए। रिसेंटली जब हम ट्रेड की बात करते हैं 14.15 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है गुड को, जिसकी वर्थ है 1.68 बिलियन, और कतर से इंपोर्ट करता है 14.14 बिलियन, जिसमें पेट्रोलियम नेचुरल गैस अकाउंट करते हैं नियरली 19% के अप्रोक्स। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस तक ना रखा जाए, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक जैसे अदर सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। कतर के द्वारा अनाउंस की गई इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन थ्रू इन्वेस्टमेंट कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा इंडिया के अंदर की जाएगी, जिसके द्वारा इन्वेस्ट किए गए 4 to 5 बिलियन इंडिया में ऑलरेडी। यूपीआई गोज लाइव ऑन कतर फॉर डोमेस्टिक रिटेल पेमेंट। रिसेंटली यूपीआई डेवलप की गई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिटेल स्टोर्स के अंदर कतर में 8 कंट्रीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम। 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि किन किन कंट्री के द्वारा यूपीआई पेमेंट यूज किया जाता है। जब हम कंट्रीज की बात करें तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, एट कंट्री जो कि कतर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। जब हम कतर की बात करते हैं, कतर के अंदर 18,13,000 इंडियन है जो कतर के अंदर रहते हैं, बेनिफिट करते हैं वहाँ से। रेमिटेंसेस फास्टर होंगे और जो लो कॉस्ट होंगे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 85% डिजिटल पेमेंट्स जो है यूपीआई के थ्रू होती है, जिसमें से 640 मिलियन ट्रांजेक्शन डेली यूपीआई के थ्रू की जाती है। जो इंडिया की डिजिटल इंडिया की डिजिटल फाइनेंस, या फिर जब हम रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, डिजिटल रुपी की बात करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ ग्रोथ इज कंजम्पशन लेड, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ड्यूरेबल इन द क्वेश्चन ग्रोइंग राइट। रिसेंटली 2015 के अंदर इंडिया के द्वारा चेंज की गई था जीडीपी का बेस ईयर, जो कि 2004-5 से 2011-12 किया गया था, जिसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बेसिस के ऊपर दिखाया जाता है। जो मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट है जो कॉर्पोरेशन सेक्टर्स के अंदर और MCA 21 के अंदर रेजिलियंस करता है इंफॉर्मेशन को, सेक्टर आउटपुट को मेजर करता है, जीडीपी को मार्केट प्राइस में इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट टैक्स को रेदर देन फोकसिंग ऑन कॉस्ट, जिन बेसिस के ऊपर जब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर बायस देखने के लिए मिलता है। वीक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, जहां एम्प्लॉय जो इनफॉर्मल सेक्टर जो कि एम्प्लॉय करता है 18% ऑफ वर्कफोर्स को, वो हार्ड है मेजर करने में, क्योंकि शिफ्ट आ जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। प्रोडक्शन बेस्ड सर्वे के अंदर इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में, जो कॉपरेशन डाटाबेस अंडरलाइन स्मॉल जो फर्म है उनके बेसिस के ऊपर। ज़्यादातर जब हम स्मॉल एंटरप्राइज या हाउस होल्ड की बात करते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, वो फाइल नहीं करते ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से डाटा की जो पर्टिकुलर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सिंगल डिफ्लेशन या फिर डबल डिफ्लेशन की बात करें, इंडिया प्राइमरली फोकस करता है सिंगल डिफ्लेशन का, यानी कि ब्रॉड प्राइस इंडेक्स के अंदर रेदर देन सेपरेटली एडजस्ट करें इनपुट प्राइस के बेसिस के ऊपर। जो ऑयल और जो अदर प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन होती है वो देखने के लिए मिलती है। वीकर कोरिलेशन विद रियल इंडिकेटर्स, जब रिसेंटली देखा गया किस तरह से जो बेस मैट्रिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन में, टू व्हीलर सेल में या पैसेंजर ट्रैफिक में, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि हाई ग्रोथ हो रिटेल के अंदर, जहाँ 2.5% की FY12 के अंदर थी, वहीं 17 फिजिकल ईयर 17 के अंदर टर्निंग 7
परसेंट एवरेज इंटू नियरली 4.5%। टाइमलेस क्लासिफिकेशन हो डाटा का ग्रुप्स के बीच में, जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर की या फिर हाउस होल्ड की बात करते हैं, के साथ साथ जो कंजम्पशन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, जो देखी जाती है कि वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब्सिडीज में, वेलफेयर में, रूरल सर्विसेज के बेसिस के अंदर जीएसटी चेंज होती है क्रेडिट करने के लिए, उन बेसिस के ऊपर रिजर्व किया जाए वेट और कंजम्पशन को। इसके लिए जब हम विकसित भारत के अप्रोच की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा जरूरी है फॉलो किया जाए क्विक रिस्टोरेशन ट्रस्ट को, जिसके लिए इंप्रूव किया जाए इनफॉर्मल सेक्टर का जो डाटा ड्रिवन है उन बेसिस के ऊपर, फ्रीक्वेंटली सर्वे किया जाए, डिजिटाइजेशन हो, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं रिप्रेजेंट होता है, अडॉप्ट किया जाए डबल डिफ्लेशन या फिर मेक किया जाए डिफ्लेक्शन चॉइस को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, पब्लिक और कम्युनिकेशन रिलीवेंस के लिए, जब हम स्मॉल हाउस होल्ड या इनफॉर्मल वर्कशॉप की बात करते हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जाए रियल टाइम इंडिकेटर बेसिस के ऊपर, ताकि डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अप्रोच किया जा सके, नॉट सिर्फ जीडीपी प्रोजेक्शन के लिए बल्कि इंश्योर किया जाए स्ट्रेटेजिकल एजेंसी इंडिपेंडेंटली। ANERT, एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा केरला के अंदर की प्लेयर की तरह ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए प्रमोट किया जाएगा। एम है कि केरला गवर्नमेंट, केरला को एम टू पोजिशन द स्टेट ऑफ फ्रंटियर इन इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो पॉलिसी रिलीज की जाएगी फिजिकल ईयर 2025-26 के अंदर, जो रिप्रेजेंट करती है अप्रोच को, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ऑन ग्राउंड प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर। जब हम प्राइस की बात करें तो हाइड्रोजन प्राइस जो है वो 30% रिड्यूस किए जा सके 2030 तक, थ्रू डिमांड क्रिएशन और ओपन एक्सेस के बेसिस के ऊपर। इसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव किए गए 25% कैपेसिटी एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि सपोर्ट किया जा सके फर्स्ट 100 मेगावाट इलेक्ट्रोलिसिस को, जो कि कैपर करते हैं 1.5 करोड़ पर मेगावाट। जो मिनिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट साइज है वो 15 मेगावाट के अबव होने चाहिए। उसके लिए मार्क किए गए 15 करोड़ स्टेब्लिशमेंट, ताकि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो केरला के अंदर बनाया जा सके। एस्टिमेट किया गया 133 करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी पायलट प्रोग्राम्स को, ताकि केरला को हाइड्रोजन वैली इनोवेटिव इनोवेशन क्लस्टर के बेसिस के ऊपर क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ हाइड्रोजन हब जो कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया जाए, जिसके लिए 300 करोड़ के एस्टिमेट को रखा गया, ताकि वेस्ट कोस्ट कैनाल जो कॉरिडोर है उनको जोड़ा जा सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर, ताकि स्टेट प्रोड्यूस कर सके सिर्फ ग्रीन अमोनिया को। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेशन टू इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस के ऊपर, जो ट्रांजिशन है ग्रीन हाइड्रोजन की केरला स्टेट के अंदर इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर कारनी।